आज हम इस वीडियो लेक्चर में ऑपरेशन रिसर्च पेपर का यूनिट थर्ड देखेंगे, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए हमारा जो यूनिट थर्ड है, इसका जो टॉपिक है आपका जो हमारा यूनिट थर्ड है, ये जो है हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, और इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम किस किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसका बेसिक पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, सेट ऑफ नंबर्स, तो हम तो ये जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 5 4 5 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, अगर इंटीजर नंबर की बात करें तो इंटीजर नंबर का सेट क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है, और क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो देखिए -3 -2 -1, इसके पहले और भी नेगेटिव नंबर होंगे, फिर जीरो होंगे, फिर 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। उसके बाद अगर हम यहाँ डिस्कस करें रैशनल नंबर की, तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन में क्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये जो देखिए अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में सभी इंटीजर्स नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स हम एक्चुअल में यूज करते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। जैसे नेगेटिव, जैसे √3, √2, -√3, फिर -√2 अप टू डैश डैश डैश, -3/2। पॉजिटिव में नंबर्स होंगे या +√5, +√2, जितने भी नंबर्स हम लोग जो जनरली यूज करते हैं, जो एक्चुअल में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रियल नंबर बोलेंगे। उसके बाद इनसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा क्या दिया, -√3। तो हम तो जानते हैं कि एक्चुअल अगर देखें तो नेगेटिव नंबर्स का कोई भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में देखें तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, -√3 को हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेगेटिव को i का स्क्वायर। अब इसके बाद जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलती है, 3i। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 3i, और आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम एक इमेजिनरी वैल्यू का यूज करते हैं, और यहाँ पे i जो होता है हमारा आयोटा होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स के सेट पढ़े। वैसे यहाँ पे पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, बस हम ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स नंबर होते क्या है, क्योंकि हम जब इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़े सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, फिर रैशनल नंबर के सेट, फिर रियल नंबर के सेट पढ़े, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पढ़े। अगर हम बात करें तो सबसे छोटा सेट आपका होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होता है इंटीजर नंबर, इंटीजर के बाद रैशनल होता है, रैशनल के बाद रियल होता है, रियल के बाद कॉम्प्लेक्स होता है ना। अगर यहाँ पे और हम डिस्कस करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है ना। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दे तो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते इंटीजर नंबर, मतलब होल नंबर में जब हम लोग नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा होता है होल नंबर। उसके बाद होता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इन सभी को कंटेन कर सकता है, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर नंबर को। उसके बाद हम देखें यहाँ पे रियल नंबर, रियल नंबर पूरे पीछे वाले पूरे सेट को कंटेन कर सकता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या है कि इतने सारे जो हम सेट यहाँ पे देखें नंबर्स के, इनमें से सबसे बड़ा जो सेट होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देन रियल नंबर होता है, उसके बाद रैशनल नंबर होता है, उसके बाद इंटीजर नंबर, देन होल नंबर, देन क्या होता है, नेचुरल नंबर। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक एक्चुअली जो इंटीजर नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखिए इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो हम समझते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें जितने भी वेरिएबल्स है सभी की पावर लीनियर फॉर्म में होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मीन्स पावर 1 होगी, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सॉरी लीनियर प्रॉब्लम। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो ओके, तो देखिए क्या है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच all or some of the decision variables are constrained to assume non-negative integers value is called an integer programming problem।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक अगर बात करें, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दैट द वेरिएबल्स कैन टेक ऑन ओनली इंटीजर वैल्यूज में हैव द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पे बात करें इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है कौन सा है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और हम जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, ओके, तो जितने भी डिसीजन वेरिएबल होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका मैक्सिमम z, और मैक्सिमम z आपका है यहाँ पर 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2, और कांस्टेंट यहाँ पे जो दिया है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, आपका यहाँ पर दिया है पहला कांस्टेंट मान लीजिए 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5, और सेकेंड कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, और सेकेंड कांस्टेंट आपका दिया है 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 8। एक हम अपने से बेसिक एक एग्जांपल लिए है ना, तो देखिए हम क्या जानते हैं, जो x1 x2 आपका डिसीजन वेरिएबल है, और हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो डिसीजन वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव कंडीशन में होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि देखिए आप यहाँ पे इंटीजर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मतलब बेसिक अगर मतलब बोले तो एक ऐसा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू जो आएगी इंटीजर वैल्यू होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक वैल्यू, एक यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा है आपका कि नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, इंटीजर तो होगा लेकिन क्या होगा, नॉन नेगेटिव। तो आप तो नॉन नेगेटिव तो समझते ही हैं, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो हम डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे नॉन नेगेटिव होते ही हैं, लेकिन आपके वैल्यूज कैसी होंगी, डिसीजन वेरिएबल्स की इंटीजर्स होंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि कोई भी ऐसा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू आपकी इंटीजर वैल्यू होंगी, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है, आपकी वैल्यू हो सकती है +1 +2 0 3 2, कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो देखिए ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर मैक्सिमा इसका दिया होगा या मिनिमा इसका, z इक्वल टू c1x1 c2x2 अप टू डैश 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 cn(x1), यही यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी बात करें तो c1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू यहाँ x1 की जगह में x1 है, c2 की वैल्यू 3, x2 ही है, तो ये c1x1 c2x2 अप टू डैश 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 cn(x1), जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके डिसीजन वेरिएबल्स दिए होंगे। उसके बाद आपका कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे हमारा कांस्टेंट 2 दिया है तो यहाँ भी आपके कुछ कांस्टेंट दिए होंगे, 2 कांस्टेंट दिए होंगे, 3 कांस्टेंट दिए होंगे, 4 कांस्टेंट दिए होंगे। तो ये होता है हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें सभी जो जितने भी वेरिएबल्स होंगे सभी की वैल्यू इंटीजर्स होंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसको हम दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आपका होगा यहाँ पर प्योर इंटीजर, ठीक है, पहला क्या होगा आपका, प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, जो हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होगा, प्योर इंटीजर। मतलब क्या होगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम दिया होगा उसमें जितने भी डिसीजन वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल आपके पास दिए हैं x1 x2 और x3, तो सभी जो डिसीजन वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू इंटीजर वैल्यूज होगी, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे दिया है एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर्स, ठीक है, कॉल्ड अ प्योर और ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जिसमें सभी जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनकी अगर वैल्यू इंटीजर होती है तो उसको हम बोलते हैं प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या इसी को और एक नाम से हम जानते हैं ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर जो भी हमारा प्रॉब्लम दिया है उसमें सभी जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो अगर हमारा इंटीजर्स वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या फिर बोलेंगे ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, इसका पहला तो प्योर हम पढ़ चुके। अब देखिए यहाँ पे एक इसका एग्जांपल दिया है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 10x2, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट आपके दिए 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 इज लेस देन इक्वल टू 8, x2 इज लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या लिखा है कि वेयर x1 इज ग्रेटर देन 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग में दी होगा। एंड आर इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल दो यूज हुए हैं x1 और x2, और दोनों कैसे हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे दो डिसीजन वेरिएबल्स थे और दोनों इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
ओके। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो देखिए जैसा नाम से ही यहाँ पे क्लियर है, मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दिस मीन्स क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपके जो प्रॉब्लम दिया होगा इसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनमें से कुछ जो वेरिएबल्स होंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम के और कुछ जो होंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो इंटीजर होंगे इंटीजर फॉर्म में होंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ओनली सम ऑफ द वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर्स, मतलब जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनमें से केवल कुछ ही जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे आपके इंटीजर होंगे, इज नोन एज मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया है मैक्सिमाइज करने का, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -3x1 प्लस x2 प्लस 3x3, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट आपको दिया -x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 4, सेकेंड आपका दिया 4x2 माइनस 3x3 इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड आपके जो यहाँ पे नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन दिया है x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0, x3 is greater than 0 और greater than equal to 0, एंड क्या दिया यहाँ पे x1 एज वेल एज x3 आर इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिसीजन वेरिएबल क्या क्या थे, x1 थे, x2 थे और x3 थे। जो जो क्वेश्चन आपका दिया है इसमें डिफाइन किया है कि x1 और x3 आपके इंटीजर होंगे, मतलब यहाँ पे x2 के बारे में कुछ नहीं बताया है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें क्या होंगे कुछ जो डिसीजन वेरिएबल्स आपके पास क्या इंटीजर फॉर्म में होंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलेंगे मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये होगा हमारा प्योर और मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर है हमारा एक जो हेडिंग 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए नाम से ये भी क्लियर है ना आपका, क्या है यहाँ पर 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब क्या होगा, ऐसे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू या फिर 0 होगी या फिर क्या होंगी 1। ठीक है, जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू 0 होगी या फिर क्या होंगी 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिखा है, एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल द वेरिएबल्स मस्ट हैव इंटीजर्स। ठीक है, सभी तो इंटीजर होने चाहिए लेकिन वैल्यूज उनकी क्या क्या होनी चाहिए, 0 और 1 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज only 0 or unity means 1 is called the 0-1 integer programming problem। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़े, पहला हम पढ़े यहाँ पर प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें सभी डिसीजन वेरिएबल आपके इंटीजर्स होंगे, फिर मिक्स पढ़े जिसमें कुछ डिसीजन वेरिएबल आपके इंटीजर होंगे, उसके बाद हम पढ़े यहाँ पे 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब जो डिसीजन वेरिएबल होंगे आपके या फिर 0 होंगे या फिर क्या होंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर जो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम दो मेथड पढ़ेंगे। पहला होगा आपका फ्रैक्शनल कट मेथड। ठीक है, फ्रैक्शनल कट मेथड या इसी को हम बोलते हैं गोमोरीज मेथड। ठीक है, गोमोरीज मेथड जो किसके लिए यूज करते हैं हम, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। ऑल अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या होगा जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे सभी इंटीजर फॉर्म में होंगे। उसके बाद हम इसका मिक्स फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स होता है जो आप फ्रैक्शनल कट मेथड या इसको हम बोलते हैं प्लेन कट मेथड भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो फ्रैक्शनल कट मेथड या प्लेन कट मेथड बोलते हैं या इसी को हम गोमोरीज मेथड बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एन इटरेटिव प्रोसीजर फॉर द सॉल्यूशन of an all integer programming problem by Gomori's fractional cut method और cutting plan method, एक्चुअली इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कटिंग प्लान मेथड बोलते हैं या फ्रैक्शनल कट मेथड बोलते हैं या इसको गोमोरीज मेथड बोलते हैं। ठीक है, मे बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, मतलब क्या होगा जो हमारा कांस्टेंट दिया होगा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दिया होगा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन इक्वल टू फॉर्म में है तो हम उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहला होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेस्ट द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग या जो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करते हैं सिंप्लेक्स मैथड का।
ठीक है। अगर देखिए हमारा जो सॉल्व करेंगे उसमें इफ द ऑप्टिमम सोल्यूशन एडमिट्स ऑल इंटीजर वैल्यू, मतलब जो हम यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी x1 x2 जो भी डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू अगर आपकी इंटीजर वैल्यूज आ जाती है तो वही आपका क्या होगा, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपका जो यहाँ पर वैल्यूज है इंटीजर ना आए, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तब आप क्या करेंगे, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी तब हम क्या करेंगे, अदर स्टेप को यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड स्टेप हमारा दिया है, चूज द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द बेसिक फिजिबल वेरिएबल्स लेट इट बी पी के जीरो। मतलब क्या होगा, जो हमारा बेसिक फिजिबल वेरिएबल्स होगा, बेसिक फिजिबल मतलब जब हम सिंप्लेक्स मेथड में कॉलम पढ़ते हैं तो एक्स बी कॉलम की जो वैल्यू होती है वो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल है x1 और x2 दोनों में से, ठीक है, दोनों में से मान लीजिए यहाँ पे x1 की वैल्यू आपकी x1 और x2 दोनों नॉन इंटीजर आती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, बड़ी वाली फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उसको लेंगे और उसका यूज करते हुए हम उसमें एक नया स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे g1 से। ठीक है, g1 s1 आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसको हम इसको फ्रैक्शनल कट भी बोलते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नेगेटिव फ्रैक्शन इफ एनी इन kth रो of the optimum simplex table as the sum of the negative integer and non negative integer fractional। मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका जो मैक्सिमम वैल्यू, मान लो x1 की वैल्यू, x1 जो डिसीजन वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आई है, तो आप x1 वाले रो को लेके चलेंगे और x1 वाले रो में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो आप क्या करेंगे, उस नेगेटिव वैल्यू को आप यहाँ पर पॉजिटिव, जो ये देखो नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो आप इसको पहले फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे। तो जो आपका जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होगा, मतलब जो कंप्लीट पार्ट होगा उसको आप नेगेटिव कर लेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव, और उसी पॉजिटिव पार्ट को आप आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीवन हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस एफ के जीरो होता है प्लस एफ के वन एक्स वन होता है प्लस एफ के टू एक्स टू होता है प्लस एफ के एन एक्स एन होता है। ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे, जहां पे देखिए यहाँ पे क्या दिया, एफ के जे की वैल्यू जो होगी आपकी 0 1 के बीच में होगी और एफ के 0 की वैल्यू भी 0 1, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप यूज करेंगे एफ के 0 एफ के 1, इसको हम एक्चुअली फ्रैक्शनल कट बोलते हैं ना। तो जो भी जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 2 है, वैल्यूज यहाँ पे आपके पास है 2, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका फ्रैक्शनल कट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए 2 है तो 2 का फ्रैक्शनल कट क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का फ्रैक्शनल कट क्या होगा, 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दिया है -1/2, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल कट आपको क्या मिलेगा, +1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स होगा, फ्रैक्शनल कट वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब इसको हम आगे सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व करेंगे और हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए इसको बार बार प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिक्स स्टेप क्या लिखे हैं, एट द गोमोरियंस कांस्टेंट, इसी को हम गोमोरियंस कांस्टेंट बोलते हैं ना, जनरेटेड इन द स्टेप 5, जो स्टेप 5 में आपका गोमोरियन कांस्टेंट मिला है उसको आप सिंप्लेक्स टेबल में ऐड करेंगे। एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल, जो आपका फाइनल जो लास्ट वाला सिंप्लेक्स टेबल था उसके जो लास्ट वाले रो हैं उसमें आप ऐड करेंगे ना, लास्ट वाला एक नया रो ऐड करेंगे जिसमें आप किसको रखेंगे, G1 की एंट्रीज को। ओके, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड एन इम्प्रूव्ड ऑप्टिमम सोल्यूशन। इसके बाद हमको डुअल सिंप्लेक्स मेथड का यूज करना पड़ेगा आगे ऑप्टिमम सोल्यूशन को ऑक्योर करने के लिए। अब क्या करेंगे, हमें गो टू द स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता है, फिर हम सिंप्लेक्स मेथड को बार बार यहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन के लिए रिपीट करेंगे जब तक हमारे जितने भी डिसीजन वेरिएबल है सभी की वैल्यू हमारी इंटीजर वैल्यूज ना आ जाए। ओके, तो देखिए ये हमारा इसका प्रोसीजर। अब जब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये हमारा ज्यादा क्लियर होगा। तो आपको बस यहाँ पे यही देखना है, जो आपका इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है उसमें जो आपका कंडीशन बस एक दे दिया रहेगा कि जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स है वो इंटीजर है। 2 टाइप के, यहाँ पे 3 टाइप के एक्चुअली क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या होगा, ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या प्योर, जिसमें सभी डिसीजन वेरिएबल आपके इंटीजर्स होंगे। दूसरा हमारा होगा मिक्स, जिसमें क्या होगा, कुछ डिसीजन वेरिएबल आपके इंटीजर्स होंगे और कुछ नॉन इंटीजर हो सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे हमारा जो होता है
01 और 01 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें क्या होगा, जो आपकी वैल्यूज तो इंटीजर मिलेगी डिस्टेंस वेरिएबल की, लेकिन कुछ जो होगा आपका 0 होगा और कुछ वैल्यूज क्या होंगी 1, उसके अलावा कोई भी अदर इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर गोमोरिस कट मेथड पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल कट मेथड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम यहाँ पे प्योर इंटीजर का देखेंगे, उसके बाद मिक्स इंटीजर का देखेंगे। ओके, तो थैंक यू।